तो कौन जीत रहा है हरियाणा में चुनाव? गोपाल कांडा जो कल रात तक बीजेपी के साथ थे, अब वो आईएनएलडी के साथी बन गए हैं। क्या है वो खर्ची पर्ची मॉडल जिसे हरियाणा से समाप्त करने का दम भाजपा भर रही है? जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी नहीं मिलती। कांग्रेस क्यों कह रही है कि अगर हम जीते तो घूस और सिफारिश के आधार पर ही जॉब्स देंगे? और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा नौकरी लगेंगे। यूं हरियाणा में क्यों ताप ले रहा है सरकारी जॉब्स में भर्ती का ये मुद्दा? क्या लोगों की जॉब्स सिफारिश के आधार पर लगनी चाहिए या फिर मेरिट से? क्या हालत थी लोगों की तब जब सिफारिश से जॉब्स मिला करती थी? और कैसे एक से एक बड़ा घोटाला हुआ करता था? हरियाणा से कैसे समाप्त हुआ ये खर्ची और पर्ची का सिफारिश कल्चर, जानेंगे आज के इस प्रकरण में। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और 5 अक्टूबर को हरियाणा का चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी यानी आज 18 सितंबर से 5 अक्टूबर तक एग्जिट पोल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन जो आज से पहले के ओपिनियन पोल्स आए हैं वो हरियाणा की क्या स्थिति बताते हैं। There are the numbers on the screen, 37 to 42 for the BJP, Congress 33 to 38। 29 सीटें ही मिल पाएंगी, तो वहीं कांग्रेस को मिल सकती है 58 से 65 सीटें। यानी तो भाई मोटे मोटे रूप से ओपिनियन पोल्स पोल सपाट हैं। एक कह रहा है कि त्रिशंकु सरकार बनेगी जिसमें भाजपा मुख्य पार्टी के रूप में उभरेगी और दूसरा कह रहा है कि कांग्रेस सुपड़ा साफ कर देगी। तो यहां से तो स्थिति कुछ साफ नहीं होती दिख रही। उधर से अलग अलग प्रकार के गठबंधन भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे भयंकर गठबंधन है गोपाल कांडा और अभय चौटाला का। ये भी पोल अपार्ट्स थे। नहीं मतलब ये मामला ऐसा है कि कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ ये दोनों शादी कर लें। नहीं मतलब ये मामला ऐसा है कि सलमान खान विवेक ओबरॉय के पास जाएं और अपने होम प्रोडक्शन में उन्हें मेन हीरो साइन कर लें। तो भाई ये काम हरियाणा के चुनावों में अभय चौटाला और गोपाल कांडा ने हाथ मिलाकर कर दिया है। एग्जाम्पल से समझ में आ चुका होगा कि कितनी तगड़ी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। 90s में गोपाल कांडा ने कांग्रेस के साथ होके आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं को पिटवाया था और आज दोनों साथ हैं। अब इसमें मजेदार बात यह है कि गोपाल कांडा भाजपा के साथ अलायंस चाहता था। अब भाजपा ने कहा कि भाई देखो, अलायंस तो हम करेंगे नहीं, तुम ऐसा करो अपनी पार्टी को भाजपा में मर्ज कर दो। तो कांडा ने कहा कि भाई देखो, हम मर्जर नहीं चाहते हैं, हम ऐसा करते हैं कि चौटाला के साथ गठबंधन कर लेते हैं। अब गोपाल कांडा के अलावा आईएनएलडी ने मायावती यानी बीएसपी के साथ भी गठबंधन कर लिया है। दूसरा अलायंस है जेजेपी यानी दुष्यंत और चंद्रशेखर रावण का। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अलायंस करने जा रही थी, लेकिन हो नहीं पाया। अब भाई इन सभी अलायंस के बाद भी मेन जो कॉन्टेस्ट है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है। अब यदि हरियाणा चुनावों में ऊंट कौन सी करवट पे बैठेगा ये समझना है ना, तो हमें 2014 और 2019 के नतीजों को देखना पड़ेगा। 2014 में भाजपा ने 47 सीट जीती थी और उनका वोट शेयर था 33.20%। 2019 में भाजपा 40 सीटों पर आ गई थी, यानी 7 सीटें कम, और उनका वोट शेयर बढ़ चुका था 36% पे। यानी वोट बढ़ने के बाद भी भाजपा 7 सीटें लूज कर गई। क्यों? क्योंकि 2014 में आईएनएलडी को 20% वोट मिले थे और 19 सीटें भी मिली थी। 2019 में आईएनएलडी को 1 सीट मिली और वोट परसेंट मात्र 2 था। यानी आईएनएलडी का जो वोटर था वो कांग्रेस की साइड शिफ्ट हो चुका था। पिछली बार 10 सीटें दुष्यंत भी ले गया था, लगभग 15% के वोट शेयर के साथ। विश्लेषकों की माने तो इस बार दुष्यंत की हालत खराब है। जेजेपी की तो स्थिति सबसे खराब है। जेजेपी में तो सबसे बड़े नेता दुष्यंत चौटाला हैं। अगर वो अपनी जमानत बचा पाएंगे तो ये उपलब्धि होगी। तो भाई मामला सीधा सीधा ये हो गया कि फाइट भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। अब हरियाणा चुनावों को और ब्रेक डाउन करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए ना लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखते हैं। 2019, 2014 दोनों में भाजपा सुबड़ा साफ कर चुका था। फिर 2024 में 5-5 सीटें कांग्रेस और भाजपा को मिली। कांग्रेस को जो ये लोकसभा चुनावों में सक्सेस मिली, ये जाट और दलित वोटर्स को भुनाने के कारण देखने को मिली। यानी हरियाणा में अब दारोमदार दलित वोटर्स पर है कि वो कहां शिफ्ट होंगे। और चुनावों से पहले राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के 2 सबसे बड़े नेताओं का आरक्षण को हटाने का बयान आ जाना,
राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने के बयान के समर्थन में उतरे हुड्डा। राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया था, सत्ता में आए तो खत्म कर देंगे आरक्षण। जिस हरियाणा में कांग्रेस के राज में 2010 में दलितों की बस्ती को भस्म कर दिया गया था, वो आज आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो ये बात दलितों के साथ ढंग से नहीं जा रही है। और उधर से मोदी जी हरियाणा में जाकर कह रहे हैं कि भाई जब तक मैं जीवित हूं कोई भी आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता। दुष्यंत भी दलितों को रिझाने के लिए संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूम रहे हैं। लेकिन इन सभी जातीय अरिथमेटिक के अलावा हरियाणा के मुद्दे हैं, और उन मुद्दों में से एक मुद्दा ऐसा है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। मुद्दा है भर्ती का, खर्ची पर्ची का। भाजपा क्लेम कर रही है कि बिना करप्शन के नौकरियों की भर्ती हुई। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी नहीं मिलती। भाजपा सरकार ने खर्ची पर्ची के इस खेल को बंद कर दिया। और कांग्रेस के प्रत्याशी अपने भाषणों में कह रहे हैं कि फिर से हम वही दौर वापस लेकर आएंगे जब एमएलए द्वारा अपनी अपनी पसंद के लोगों को नौकरी पर लगाया जाता था, क्योंकि मेरिट लोगों को समझ में नहीं आ रही है। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, ये मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही है। जिता के भेजते हो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। कांग्रेस बेसिकली कह रही है कि वोट दो और नौकरी लो। हर 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश की जाएगी, और सभी 2 लाख सीटें ऐसे ही सिफारिशों के आधार पर या फिर रिश्वत के आधार पर भरी जाएगी। और ये मुद्दा आज की डेट में हरियाणा में आग की तरह फैल रहा है, और इसे हर कोई डिस्कस कर रहा है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी कौन सा कालखंड वापस लाने की बात कर रहे हैं? क्या होता था उस समय, और इसका प्रभाव हरियाणा के चुनावों पर क्या पड़ेगा? ये सभी बातें आगे देखते हैं। देखिए, चुनाव में कौन किसको वोट डालता है उसका अपना निर्णय होता है। इस वीडियो में केवल बात उस मुद्दे पर हो रही है जिसमें कांग्रेस का एक कैंडिडेट सरकारी नौकरी के बदले लोगों को वोट बेच रहा है। सरल शब्दों में खर्ची पर्ची मॉडल की वापसी, जिससे बड़ी मुश्किल से हरियाणा निकल पाया था। चलिए पहले ये देखते हैं कि ये खर्ची पर्ची मॉडल होता क्या है। तो जी 1996 में हरियाणा के क्षेत्रीय नेता ताऊ देवीलाल, जिन्हें किसान नेता भी कहा जाता है, वो एक नई पार्टी बनाते हैं। नाम होता है हरियाणा लोकदल। पर 1998 में इसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय सपने होंगे। और ये पार्टी 1999 में चुनाव लड़ती है और बहुत अच्छे बहुमत से जीतती है हरियाणा के भीतर। ताऊ देवीलाल का बेटा ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनता है। सत्ता की हनक जो होती है ना, वो एक सामान्य व्यक्ति को भी चौड़ में ला देती है। फिर ये तो पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा था। ओम प्रकाश चौटाला सत्ता में आने के बाद 1 साल के बाद, यानी कि सन 2000 में टीचर्स की 3208 नौकरियां निकालते हैं। लोगों को नौकरियां मिलती भी हैं, पर कुछ ही समय बाद संजीव कुमार नाम का एक IAS ऑफिसर सामने आता है और कहता है कि ये सभी नौकरियां धांधली करके दी गई हैं। संजीव कुमार ने जो PIL कोर्ट में डाली थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पेपर देने के बाद मेरिट पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे ना, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट चौटाला सरकार ने बदल देने को कहा था उनसे, जिसके बदले चौटाला सरकार ने संजीव कुमार पर ही सेम एलिगेशंस लगा दिए थे और स्थिति कंफ्यूजिंग हो गई थी। जब स्थिति सामान्य से परे हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को CBI के पास भेज देती है और CBI इस केस की 4 साल तक जांच करती है। चौटाला सरकार, मुख्यमंत्री और बेटों को ग्रिल किया जाता है और अंत में CBI फाइंड आउट करती है कि जितने भी व्यक्ति नौकरी पर लगाए गए थे ना, सब ने 3 से 4 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। CBI आगे कहती है कि संजीव कुमार को खुद मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा था कि मेरिट पर सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स के स्थान पर रिश्वत देने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाए। CBI आगे कहती है कि हरियाणा भवन और चंडीगढ़ के गेस्ट हाउसेज में बड़ी बड़ी मीटिंग्स बुलवाकर नकली डॉक्यूमेंट्स तक का प्रयोग करके ये नौकरियां दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में 62 लोग आरोपी थे, जिनमें से 55 दोषी पाए गए थे, जिनमें से 16 महिलाएं थी। और ये केवल एक ऐसा उदाहरण है उस सरकार का। ऑलमोस्ट हर नौकरी उस सरकार में ऐसे ही दी जाती थी। यही खर्ची पर्ची मॉडल था, जिसमें रिश्वत देने वाला खर्ची करता था और सरकार उसकी पर्ची आगे भेज देती थी। पढ़ने वाला छात्र चूल्हे भाड़ में जाता था। 2004 में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार गिर जाती है और सत्ता में आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक प्रचंड बहुमत के साथ, और ये 2004 से 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। इस अंतराल में भी हरियाणा में खर्ची पर्ची मॉडल चलाने का आरोप लगाया जाता है और केवल एक क्षेत्र विशेष यानी रोहतक के आसपास के
कुछ क्षेत्रों को फेवर करने का आरोप लगता है। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, हरियाणा में इस बात को सब जानते हैं और लोग स्वयं कहते भी हैं। यहाँ एक भी यानी कि जो छोटू राम यूनिवर्सिटी है, 1 जिले तक सीमित है। हाँ, उसमें एक भी यानी कि सोनीपत का लग रहा हो तो सारे बाहर से? हाँ, सारे रोहतक से है। अच्छा, हाँ, मतलब यहाँ सोनीपत का एक भी नहीं है? सोनीपत का एक नहीं है। परंतु इस खर्ची पर्ची मॉडल को तोड़ा कैसे गया, वो आगे देखते हैं। आज जब हरियाणा में चुनाव हैं तो भाजपा बार बार अपनी स्टेटमेंट्स में बोल रही है कि उन्होंने खर्ची पर्ची प्रथा को समाप्त कर दिया है, यानी अब नौकरियां केवल और केवल मेरिट के आधार पर ही मिल रही हैं। लेकिन भाजपा ये बात आज से नहीं कह रही है। भाजपा हरियाणा में खर्ची पर्ची बंद करने का दंभ कई वर्षों से भर रही है। 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर ने इस बात को बोला था, 2023 में भी यही बात बोली गई थी और आज से 4 वर्ष पहले मोदी जी ने भी यही बात बोली थी। मैं हरियाणा में जहां भी जाता हूं, एक बात तो विरोधियों के मुंह से भी अक्सर सुनता हूं। वो कहते हैं कि खर्ची और पर्ची वाला कांग्रेसी कल्चर अब हरियाणा से विदा हो चुका है, विदा हो चुका। तो भाई खर्ची और पर्ची कल्चर को समाप्त करने को भाजपा ने बैज ऑफ ऑनर की तरह लिया है और उसे ये लोग वर्षों से प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन सरकारें तो ये बात बोल ही सकती हैं, पर क्या पब्लिक भी सरकार की इन्हीं बातों से सरोकार रख रही है? ये जो सरकार वादा करते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी वाला, ये इसने 100% पूर्ण। मेरा यूएच में सिलेक्शन हुआ है सर, ALM1। सब कुछ चेक की कोई सिफारिश की जरूरत नहीं सर, कोई जरूरत नहीं पड़ी, हम पढ़े और लगे। तो भाई पब्लिक का भी कहना है कि बिना पैसे दिए सरकारी जॉब्स लगी हैं और कई पत्रिकाओं का भी मानना है कि जो हरियाणा की सरकार बोल रही है वो रियलिटी है। कई पत्रिकाओं का मानना है कि हरियाणा से खर्ची पर्ची समाप्त करके हरियाणा को उसका गौरव लौटाया गया है। और उधर से कांग्रेस के प्रत्याशियों का बार बार ये कहना कि हम सिफारिशों के आधार पर, घूस के आधार पर नौकरियों वाला जो कल्चर है उसे वापस लेकर आएंगे, ये भी यही बताता है कि आज के समय में खर्ची पर्ची वाला सिस्टम समाप्त हो चुका है। जब सरकार के अंदर संत का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे और पहले अपना घर तो भरेंगे ही। पर भाई अब प्रश्न ये आता है कि ये परिवर्तन आया कैसे? तो सरकार के द्वारा कुछ स्कीम्स का प्रारंभ किया गया, जैसे मिशन मेरिट। इसके अलावा हजारों जॉब फेयर्स लगाए गए और इन जॉब फेयर्स में कोई भी आ सकता था और मेरिट के बेसिस पर जॉब पा सकता था। हजारों लोगों को इनसे जॉब्स मिली भी हैं। मिशन मेरिट के अंतर्गत लगभग 1.25 लाख जॉब्स मेरिट के आधार पर लगाई गई हैं। अब प्रश्न ये है कि ये हुआ कैसे? तो भाई हरियाणा में भर्ती कैसे होती है उसको समझते हैं। तो बेसिकली हरियाणा में 3 प्रकार के बोर्ड्स हैं जिनके माध्यम से सरकारी भर्तियां होती हैं। एक है HSSC, दूसरा है HPSC और तीसरा है HKRN। HPSC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें टाइप A और टाइप B यानी अफसरों को जॉब्स दी जाती हैं। फिर उधर से आता है HSSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पर टाइप C और टाइप D की नौकरियां दी जाती हैं। अब इन सभी नौकरियों के लिए हरियाणा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स थे जो इन नौकरियों की तैयारियां कराते थे। अब ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हरियाणा में बंद होने की कगार पर पहुंच चुके थे। क्यों? क्योंकि पहले की सरकारों में पैसे देकर जॉब्स मिलती थी, तो भाई लोग तैयारी करना छोड़ चुके थे, इतने हतप्रभ हो चुके थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फिर से बच्चे पहुंचे हैं और तैयारी कर रहे हैं। अब उन्हें थोड़ा यकीन है कि भाई नंबरों के आधार पर जॉब मिलेगी। HSSC का सिलेक्शन एक एग्जाम CET यानी कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके माध्यम से हो रहा है और निर्णय ये लिया गया कि केवल अंकों के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। अब इन सभी के अलावा आता है एक और वर्ग जिसे हम आम भाषा में कच्ची नौकरी बोलते हैं, जैसे सफाई कर्मचारी इत्यादि, जिसमें आम तौर पर सिलेक्शन केवल और केवल घूस के आधार पर ही होता था। तो भाई इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया गया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN, और इस पोर्टल पर भिन्न भिन्न प्रकार की हरियाणा सरकार द्वारा जॉब्स डाली गई। फिर इस पोर्टल पर आवेदन भरने वाले लोगों को उनके रिज्यूमेज के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर घर बैठे बैठे उनके फोन पर मैसेज पहुंचा कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप इंटरेस्टेड हो जॉब करने में या नहीं। अगर वो हाँ बोल देते हैं कि हाँ भाई हम ये जॉब करना चाहते हैं, तो उनके पास 2 दिन के अंदर अंदर ऑफर लेटर पहुंच जाता है। और अगर वो मना कर देते हैं
तो किसी दूसरे को सिलेक्ट किया जाता है। ना कोई टेस्ट, ना कोई घूस, केवल एक पोर्टल के आधार पर इन लोगों का सिलेक्शन। तो ये भयंकर रिफॉर्म्स हरियाणा ने पिछले कुछ समय में देखे हैं, पर इन रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों पड़ी और खर्ची पर्ची से कैसे लोगों को दिक्कतें होती थी, उस सब को ना अगले अध्याय में देखते हैं। देखिए 10 साल कोई भी सरकार चलती है ना तो एंटी इनकम्बेंसी होती ही है। बीजेपी ने जो 10 साल सरकार चलाई है उसमें भी कमियां रही हैं और इस सरकार की परफॉर्मेंस पर एक अलग से वीडियो आएगा। पर आज का मुद्दा खर्ची पर्ची का है, जिसे मुश्किल से 2014 के बाद समाप्त किया गया था। वो हरियाणा में वापसी कर रहा है। जिता के भेजो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। खुलेआम कहा जा रहा है कि सत्ता में आने के बाद नौकरियां बेची जाएंगी। क्या अंजाम होता है इस बात का? तो जी ओम प्रकाश चौटाला सीएम बनने से पहले एक बार घड़ियों की तस्करी करते हुए पकड़े गए थे, पर 5 साल सीएम रहने के बाद जब 2004 में वो हटे तो उनके पास 1467 यानी कि 1467 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसमें गुड़गांव में 3 फ्लैट थे 150 करोड़ की कीमत के और करोल बाग में 150 करोड़ का होटल और रेस्टोरेंट था। इसके अलावा चौटाला के पास 180 करोड़ रुपए का एक शॉपिंग मॉल भी था करोल बाग में और परिवार के नाम से दिल्ली, नैनीताल, मनाली, चंडीगढ़ जैसे स्थानों पर कीमती फ्लैट से जमीनें थी। ये सब कुछ एक सैलरी वाले पॉलिटिशियन के लिए संभव नहीं होता है। इसके लिए दांतों तक करप्ट होना पड़ता है। पहले 4-4 लाख रुपए रिश्वत लेकर टीचर जो होते हैं ना वो नौकरी पर लगाए जाते हैं। फिर स्कीम से जो पैसा मिलता है ना उसको इन्वेस्ट किया जाता है मॉल्स में, प्लॉट्स में, रेस्टोरेंट्स में, स्विस बैंक्स में। इस पैसे को रखा जाता है, पर एक काला पैसा किसी का हक मारकर कमाया जाता है। इसके दूसरी तरफ इसके इतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी ईडी द्वारा आरोप लगाए गए हैं 834 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के। यदि ये सब कुछ सत्य है तो सोचिए ये सब कुछ कैसे संभव है, स्वयं सोचिए इसे। मनोहर लाल खट्टर को पर्सनली एक ईमानदार पर कमजोर लीडर के रूप में हरियाणा में देखा जाता था, पर यदि कोई काम उन्होंने एक ऐसा किया जिसे पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो यही था, बच्चों को मेरिट के बेस पर जॉब मिलना। हालांकि प्राइवेटाइजेशन के जोर के कारण सरकारी जॉब्स कम मिली, पर जितनी भी मिली वो मेरिट बेस मिली, असली हकदार को मिली। और ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशियों का सभा में चिल्ला चिल्ला कर ये बोलना कि हमें वोट दो, कोटा डिसाइड हो चुका है, 50 वोट के बदले 1 नौकरी देंगे। ऐसी नौकरियां पहली तो बात कभी दी नहीं जाती, और जो दी भी जाती है ना वो मेरिट बेस नहीं होती हैं, हकदार को नहीं मिलती हैं। इसके लिए पैसे खिलाने पड़ते हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही साथ जो वीडियो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे अवश्य देखिए, क्योंकि वो आपको विकिपीडिया का सत्य बताने वाला है। विकिपीडिया किस माध्यम से और किस तरीके से भारत के विरुद्ध काम करता है। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।